बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बेटा कल जो हमने कल नहीं बल्कि सैटरडे को जो हमने चैप्टर ख़त्म किया था वो चैप्टर 14 था और उसका नाम था रिप्रोडक्शन, और वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर नंबर 15 है इनहेरिटेंस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जितनी भी हमारी बायो है तकरीबन उसमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो यही है। तो इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो उसके इंट्रो पे होगा, और उसके साथ हम कुछ डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो है वो इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस को उर्दू में हम कहते हैं वरासत। और ये वरासत क्या होती है कि जो भी वालिदैन की मलकियत में होता है, चाहे वो ज़मीन है या वो कह लें कि पैसा है या कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग है, कोई भी मादी चीज़ है, तो वो अगर वालिदैन की मलकियत है तो उनके गुजर जाने के बाद वो उनके बच्चों के हिस्से में आ जाती है। तो वो फिर हम कहते हैं कि ये इसको अपने वालिदैन से विरासत में मिली है। लेकिन क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की जो है वो पैसे की या जायदाद की तो बात नहीं करते, लेकिन फिर हम यहाँ पे विरासत की बात क्यों कर रहे हैं? विरासत की बात हम किसी और एंगल से कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने वालिदैन से हासिल की हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का जो है वो गुस्सा अपने वालिद की तरह का होता है, या फिर कह लेंगे कुछ बच्चों की हाइट जो है वो अपने वालिद की तरह की, या कुछ बच्चों की जो है वो फेस जो है वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा मिलता होता है। यानी कि हमारी कुछ खसूसियात जो हैं वो हमारी कहने के वालिद साहब से मिलती जुलती होती हैं, और कुछ खसूसियात हमारी वालिदा से मिलती होती हैं। तो इसका मतलब कि ये वो खसूसियात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें दी हैं, जो उनकी बॉडी से हमारी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र हुई हैं। तो इस स्टडी को इनहेरिटेंस कहा जाता है कि एक बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से वो क्या क्या चीज़ें हासिल करता है, कौन कौन सी खसूसियात जो है वो हासिल करता है। तो इस चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये जो स्टडी है ये स्टडी इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस की जो स्टडी है उसकी जो है वो एक अलग ब्रांच है, और उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि स्टडी ऑफ जीन्स, इसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस के जीन्स की स्टडी और इनहेरिटेंस में उनका क्या किरदार है, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रा न्यू है, और वो ये कि ये जो जीन्स हैं, व्हाट आर जीन्स, कि ये जीन्स क्या होते हैं, कि ये जीन्स क्या होते हैं। अब जीन्स समझने के लिए पहले आप समझें डीएनए को। तो ये है डीएनए, ठीक है। डीएनए जब भी आप ड्रा करते हैं तो इसमें मैं अभी से आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे ड्रा किया जाता है कि इसका एक जो है, इसको कहते हैं ग्रूव। एक जो है वो ग्रूव में फासला ज़्यादा होता है और दूसरी में कम, फिर आगे ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो ऐसे जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ग्रूव जो है वो कम होती है। ये मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ शायद आपको समझ नहीं आ रहा, ये ग्रूव मैं कह रहा हूँ, इसको ग्रूव, ठीक है। वो ग्रूव जो अंदर को ये जो उभार आ रहा है ना, इसको हम ग्रूव बोलते हैं। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। तो ये जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल से देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको पढ़ लेंगे। तो अब सबसे पहले हम जीन्स को समझेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है, उसके लिए हमें डीएनए को समझना पड़ेगा। तो डीएनए जो है, डीएनए हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर पाया जाता है, सिवाय मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के, क्योंकि जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर से न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। तो डीएनए जो है वो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारी पूरी जो है वो बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोलर है, ये हमारी तमाम बॉडी फंक्शंस को, तमाम सेलुलर फंक्शंस को जो कि सेल के अंदर तक परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये उन सब को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ये उनका कंट्रोलर है। लेकिन जो है ये इतने ज़्यादा फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारी हाइट में इजाफा होना है,
वक्त के साथ साथ हमारे ब्रेन के न्यू कनेक्शंस बनने हैं, जैसे जैसे हमने नए लोगों से मिलना है या जैसे हमने नई चीज़ें सीखनी हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में रिपेयरिंग भी चलनी होती है, हमारी सेलुलर फंक्शंस के अंदर बहुत सारे रिएक्शन भी चलने होते हैं। तो एक सिंपल डीएनए जो है वो अकेला एट अ टाइम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए क्या किया कि इसने जो है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो डिफरेंट काम दे दिए। फ़र्ज़ किया कि जो पहला पार्ट है 1 वाला, ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये आइज़ कलर को कंट्रोल कर रहा है कि जो ह्यूमन है उसकी आइज़ का कलर क्या होगा। और जो सेकंड 1 है, फ़र्ज़ किया कि वो हाइट को कंट्रोल करेगा कि हमारी हाइट क्या होगी। और जो थर्ड 1 है वो हमारा स्किन कलर को कंट्रोल करेगा कि हमारी स्किन टोन क्या होगी। और जो आगे है वो हमारे हेयर स्टाइल को, कि बाल करली होंगे या बाल स्ट्रेट होंगे। और अगला पार्ट हेयर कलर्स को, कि हमारे बालों का कलर क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आगे यानी कि हर एक डीएनए का पार्ट जो है वो किसी एक ख़ास चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब डिफरेंट जो है वो रिसर्चेज हैं, लेकिन जो है वो कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कितने जीन्स पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कुल जीन्स जो हैं वो तकरीबन 27,000 हैं, 27,000 जीन्स आलमोस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कमोबेश हो सकते हैं। तो आलमोस्ट जो है वो हमारी बॉडी में 27,000 जीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो डीएनए का हर टुकड़ा होता है, डीएनए ने हर टुकड़े को एक ख़ास काम दे दिया है। अब डीएनए का हर टुकड़ा जो है वो एक जीन कहलाता है, जीन। जैसा कि डीएनए का ये पार्ट आइज़ कलर को कंट्रोल कर रहा है तो ये आइज़ कलर का जीन है। डीएनए का ये पार्ट हाइट को कंट्रोल कर रहा है तो ये हाइट वाला जीन है। ये स्किन टोन को कंट्रोल कर रहा है तो ये स्किन वाला जीन है। तो जीन को हम क्या कहेंगे, जीन को हम कह सकते हैं कि जीन है पार्ट ऑफ डीएनए है, कि जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है किसी भी ख़ास, यानी कि कंट्रोल आ स्पेसिफिक करैक्टर, कि किसी भी एक ख़ास खसूसियत को ये कंट्रोल करता है। करैक्टर मतलब खसूसियत को, तो उसको हम कहते हैं जीन। तो जेनेटिक्स के अंदर हम डीएनए को ही स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से डीएनए के पार्ट्स हैं जो किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उनमें किस किस्म की ख़राबी हो जाए तो क्या क्या हो जाता है। तो जीन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ आइज़ कलर, हाइट, स्किन टोन, हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेट कहलाती हैं। ट्रेट का मतलब भी जो है वो किसी भी जानदार के अंदर पाई जाने वाली खसूसियत को ही कहा जाता है। तो ये ट्रेट्स होती हैं, ठीक है। ट्रेट्स क्या होती हैं कि ये वो चीज़ें जो कि जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, उन चीज़ों को हम ट्रेट्स कहते हैं। और जीन्स ने क्या ट्रांसफ़र करना है, जीन्स ने यही चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, हाइट, हेयर कलर वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो जीन्स ही आगे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सिर्फ जो है वो जेनेटिक्स का। आगे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और वो है कि क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम्स के बारे में। इसका जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें से काफ़ी हिस्सा आप 9th क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इतना पार्ट आ रहा है सर, ये वाला। अच्छा देखिए बच्चों, आगे जो है वो हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स को, कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है, डीएनए होता है। लेकिन मैं यहाँ पे डीएनए ड्रा नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डीएनए को आप जो है वो नहीं देख सकते, डीएनए आपके लिए जो है वो विजिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही ये सेल डिवाइड होने लगता है तो आपको क्रोमोसोम्स की शक्ल में, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो आपको सेल का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए यूँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे बना, ये कुछ ऐसे बना कि स्टार्टिंग में ये हम न्यूक्लियस के अंदर का जो है व्यू यहाँ पे ले रहे हैं कि फ़र्ज़ किया कि स्टार्टिंग में कि जब अभी जो स्टार्ट नहीं हुई थी सेल डिवीज़न, तो जो सेल के अंदर डीएनए था वो ऐसे स्कैटर्ड यानी कि बिखरी हुई हालत में था और उसके साथ साथ इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती थी न्यूक्लियस के अंदर ही, ये वाली। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें जो ब्लू कलर में हमने यहाँ पे ड्रा की हैं वो है हमारी प्रोटीन्स
और ये प्रोटीन्स जो हैं ये लिख लें अपनी बुक के ऊपर कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। और जो यहाँ पे हमने ब्लैक में ड्रा किया है, ब्लैक में वो डीएनए है, और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज एक मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है तो डीएनए इन राउंड प्रोटीन्स के ऊपर, यानी कि जो गोल शक्ल की प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर जो है वो लिपटना शुरू हो जाता है, कॉइल होना शुरू हो जाता है, जिससे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यानी कि फ़र्ज़ किया कि अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है तो इनके ऊपर डीएनए जो है वो ऐसे कॉइल होना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही बिना टूटे ये दूसरे के ऊपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही बिना टूटे ये दूसरे, तीसरे, और एक मुकम्मल जो है वो एक चेन सी बन जाएगी ऐसी। और इसमें से हर एक पार्ट को, यानी कि प्रोटीन प्लस डीएनए के पार्ट को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। इसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो न्यूक्लियोसोम बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी गेंद के ऊपर आपने रस्सी लपेटी हुई है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोसोम होते हैं। फिर यही न्यूक्लियोसोम आपस में मज़ीद जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पे देखें ज़रा कि वो ऐसे जो है वो आपस में फिर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी ऐसी कंडेंसेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम होता है ये अब विजिबल हो जाता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंट स्टेन्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर विजिबल होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने तो इसका नाम क्रोमोसोम रखा हुआ है। ग्रीक लेटर है, जो पहला लेटर है ये निकला है क्रोमा से। क्रोमा कहा जाता है किसी भी कलरफुल चीज़ को, किसी भी रंगीन चीज़ को, और सेकंड वर्ड सोमा है, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, कलरफुल बॉडी, यानी कि रंगीन चीज़। इसको जो है वो ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पहले ही ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद तो होता है डीएनए, लेकिन ये हमारे लिए विजिबल नहीं होता, हमें ये दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन जब ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो ये फ़ौरन ही हमें जो है वो डिफरेंट स्टेन्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हमने इसका नाम कलरफुल बॉडीज़ यानी कि क्रोमोसोम हमने इसका नाम रख दिया। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन था। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आज का हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया है 10th क्लास का, जिसका नाम इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खुसूसियात बच्चों से वालिदैन को ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसमें हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखी कि जीन्स की स्टडी को और इनहेरिटेंस में उनका क्या रोल है, इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जीन्स क्या होते हैं, तो देखा कि जो बहुत लंबा चौड़ा हमारा डीएनए है, उस डीएनए का हर पार्ट किसी एक ख़ास चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, एक ख़ास ट्रेट को, एक ख़ास खसूसियत को कंट्रोल कर रहा है, और वो डीएनए का एक टुकड़ा जो है वो जीन कहलाता है। तो आलमोस्ट हमारी बॉडी में 27,000 के लगभग जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। तो ये जो खसूसियात हम अपने वालिदैन से हासिल करते हैं इनको ट्रेट्स कहा जाता है। फिर हमने क्रोमोसोम्स के बारे में भी कुछ पढ़ा कि जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो इनविजिबल होता है, वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही ये डिवाइड होने लगता है तो ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल हो जाता है, उसके ऊपर लिपटना शुरू हो जाता है, जिससे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कि किसी भी बॉल के ऊपर हमने रस्सी को लपेटा होता है, तो उसमें से हर एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। फिर न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं, और इनकी कंडेंसेशन से फिर जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्रोमोसोम होता है। तो यही हमारा बेटा आज का लेसन था। तो अगर बच्चे